हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 330, राइट। आज अपन कौन सा स्टैंडर्ड देखने वाले हैं? ऐसे 330। ऐसे 330 क्या बात करता है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड ऐसे 330 ऑडिटर को बोलता है, राइट। ऐसे 330 ऑडिटर को क्या बोलता है कि सर आपने जो भी रिस्क असेस करी थी एज पर ऐसे 315, जो भी आपने रिस्क असेस करी थी एज पर 315, अब उसके रेस्पॉन्स में आपको क्या करना है? अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने हैं और परफॉर्म करना है, राइट। आपको क्या करना है? उस जो भी आपने रिस्क असेस करी थी उसके रेस्पॉन्स में आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने हैं और परफॉर्म करने हैं। क्यों करना है? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर इस तरीके से डिजाइन करने हैं और परफॉर्म करने हैं कि आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले जो भी आपने रिस्क असेस करी थी उसके रिगार्डिंग। क्लियर? हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्यों ऑब्टेन करते हैं? क्योंकि हमको रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, हमको हमारी ऑडिट रिस्क कम करनी है, हमको डिटेक्शन रिस्क कम करनी है। तो ऑडिटर किस तरीके से अपना ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेगा और परफॉर्म करेगा, अपन देखने वाले हैं ऐसे 330 में। क्लियर? और ऑडिटर ऐसे 300 में ये भी चेक करेगा, ऑडिटर क्या करेगा? एवेल्यूएट करेगा कि ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले है या नहीं मिले। फिर ध्यान रखना गाइस, अपन ने 315 में रिस्क को दो लेवल पे असेस किया था, राइट। हमने रिस्क को दो लेवल पे असेस किया था, पहला तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और दूसरा एजर्शन लेवल। क्लियर? तो ऑडिटर क्या करेगा? इन दो लेवल के लिए अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेगा और परफॉर्म करेगा। क्लियर? चलिए देखते हैं अपना स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है? आपने जो भी रिस्क असेस करी थी उसके रेस्पॉन्स में आपको क्या करना है? अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने हैं, इंप्लीमेंट करने हैं। क्यों? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फिर हमने देखा था, हमने रिस्क दो लेवल पे असेस करी थी। पहला तो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, उसके लिए हम क्या करेंगे? ओवरऑल रेस्पॉन्स डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे? ओवरऑल रेस्पॉन्स। और हम ओवरऑल रेस्पॉन्स में क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो अपन हमारी एंगेजमेंट टीम को बोलेंगे कि सर आपको क्या करना है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखना है। फिर हम क्या करेंगे? हमारे जो एक्सपीरियंस पर्सनल है, हमारे जो एक्सपर्ट है की मेंबर्स में, हम क्या करेंगे? उनको ये काम देंगे। फिर हम क्या करेंगे? इसके रिगार्डिंग हम ज़्यादा सुपरविजन की है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, हम इस काम को ज़्यादा सुपरवाइज करेंगे। हम एक सरप्राइज का भी एलिमेंट डालेंगे, सरप्राइज चेक का भी एलिमेंट डालेंगे। और जो जनरल चेंज होते हैं, नेचर, टाइमिंग, एक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, वो भी हमारे ओवरऑल रेस्पॉन्स का पार्ट होता है। क्लियर? फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि सर अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट इफेक्टिव है, राइट। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है? अच्छा है। हमने इंटरनल कंट्रोल में कंट्रोल एनवायरनमेंट चेक किया था, राइट। अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है तो क्या होगा? इंटरनल कंट्रोल पे हमारा रिलायंस ज़्यादा होगा, हम इंटरनल कंट्रोल पे बिलीव कर सकते हैं। और अगर इंटरनल कंट्रोल पे बिलीव कर सकते हैं, हमको जो इंटरनल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होंगे, राइट, हमको जो इंटरनल ऑडिट एविडेंस होंगे उनकी रिलायबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर? इंटरनल ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होगी इस केस में। फिर सेकंड हमने रिस्क असेस करी थी एजर्शन लेवल के लिए, राइट। किसके लिए? एजर्शन लेवल के लिए। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर जब आप एजर्शन लेवल के अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर रहे हैं, जब आप एजर्शन लेवल के लिए अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर रहे हैं, उससे पहले क्या करोगे? आप डिजाइन करने से पहले आप कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करोगे, राइट। आप क्या करोगे? कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करोगे। आप चेक करोगे कि पहले तो आपने पर्टिकुलर एजर्शन के रिगार्डिंग रिस्क क्यों असेस करी थी, राइट। आपने क्या रिस्क असेस करी थी और वो क्यों करी थी। साथ में आप चेक करोगे उसके लाइक्लीहुड, राइट। और साथ में आप देखोगे कि क्या मैंने इंटरनल कंट्रोल को भी कंसीडर किया था। आप क्या चेक करोगे? क्या मैंने इंटरनल कंट्रोल को भी कंसीडर किया था। क्योंकि अगर आपने इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर किया था, राइट, अगर हमने इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर किया था तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्लियर? और ये सेकंड चीज बोलता है कि अगर आपने हाई रिस्क असेस करी थी, क्या करी थी? अगर आपने हाई रिस्क असेस करी थी तब आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, ज्यादा ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे और आपको पर्सुएसिव ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। क्लियर? तो स्टैंडर्ड बोलता है अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने से पहले कुछ फैक्टर्स देखोगे और इस फैक्टर्स के बेसिस पे आप क्या करोगे? अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे और डिजाइन करोगे। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो चीज आती है, पहला आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा आता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्लियर? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो प्रोसीजर आते हैं, पहला टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सेकंड क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। चलिए अपन देखते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल पहले। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर जब आपने रिस्क असेस करी थी, राइट, जब आपने रिस्क असेस करी थी तब आपने इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर किया था, राइट। तब आपने क्या किया था? उसके रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर किया था।
तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करना पड़ेगा। आप चेक करोगे कि क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि जो हमारी जो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, राइट, हमारी जो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर है वो हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे सकते, राइट, अगर वो हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे सकते तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल को टेस्ट करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर को चेक करना, ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है किसके रिगार्डिंग, इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग कि क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। स्टैंडर्ड बोलता है कि पहला तो जब आपने रिस्क असेस करी थी तब आपने क्या किया था, इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर किया था। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपकी जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है वो आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करना पड़ेगा। फिर ये लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन देता है कि सर आप जितना ज्यादा इंटरनल कंट्रोल पर अपना रिलायंस रखोगे, राइट, जितना ज्यादा आप इंटरनल कंट्रोल पर अपना भरोसा करोगे आपको उतने ही ज्यादा आपको ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेंगे। क्लियर। फिर बात करते हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कि सर आप किस टाइप के ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे और वो कितना डिटेल होंगे। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि आप पहला तो क्या करोगे, इंक्वायरी प्लस आप अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो उसके देखने के लिए कि क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, आप क्या करोगे, इंक्वायरी के साथ में अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे चेक करने के लिए क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। साथ में आप देखोगे कि इनको किसने इंप्लीमेंट किया था, कैसे इंप्लीमेंट किया था, कंसिस्टेंसी ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर। फिर आप देखोगे ये जो स्टैंडर्ड है क्या ये कोई इनडायरेक्ट कंट्रोल पे डिपेंड करते हैं, क्या ये कोई इनडायरेक्ट कंट्रोल से इसका कोई रिलेशन है, अगर है तो ऑडिटर क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट कंट्रोल को भी टेस्ट करना पड़ेगा, राइट, उस इनडायरेक्ट कंट्रोल को भी टेस्ट करना पड़ेगा। है मैं क्लियर। फिर बात आती है टाइमिंग कि सर हमको कितने पीरियड के लिए इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं और हमको ये कभी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। तो स्टैंडर्ड बोलते हैं कि पहला जो भी आपका ऑडिट पीरियड है, राइट, जो भी आपका ऑडिट पीरियड है उस पूरे पीरियड के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि थ्रू आउट दैट पीरियड क्या इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, राइट, आपको पूरे पीरियड के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा, स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर आपने कोई इंटरिम डेट में, राइट, अगर आपके कोई बीच में साल के बीच में आपने क्या किया था, आपने अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया था, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए थे। क्लियर। तो आप क्या करोगे, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि सर अगर उस इंटरिम डेट के बाद में अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ, राइट, अगर उस इंटरिम डेट के बाद में अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। और लास्ट वन ये बोलता है जो रिमेनिंग पीरियड है, राइट, जो रिमेनिंग पीरियड है वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे को इस रिमेनिंग पीरियड के लिए क्या मेरे को एडिशनल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं, और अगर ऑडिटर को लगता है कि जरूरी है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे और ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, राइट। स्टैंडर्ड बोलता है कि सर आप क्या कर रहे हो, अपने प्रीवियस ऑडिट का डेटा यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रीवियस ऑडिट का डेटा यूज कर रहे हो, आप अपने वर्किंग पेपर्स का क्या कर रहे हो, डेटा यूज कर रहे हो। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि सर आप अपने वर्किंग पेपर का डेटा यूज करो, उससे पहले आपको कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, राइट। ऑडिटर क्या बोलता है कि सर अगर आप अपने वर्किंग पेपर का डेटा यूज करना चाहते हो प्रीवियस ऑडिट के तो आपको कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। पहला तो आपको चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूइंग रेलेवेंस, राइट, आपको चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा जो डेटा है, जो मेरा वर्किंग पेपर है, क्या वो आज भी वैलिड है। क्लियर। आप चेक करोगे कोई सर्कमस्टेंस तो नहीं हुए, कोई मेजर सर्कमस्टेंस, कोई चेंज तो नहीं हुआ। आप चेक करोगे जो मेरा वर्किंग पेपर है क्या वो आज भी रेलेवेंट है, आप उसको कंटिन्यूइंग रेलेवेंस आप उसका चेक करोगे। दूसरा आप चेक करोगे कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं हुए, राइट, कोई सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं हुए। तो आपको ऑडिटर को दो चीजें चेक करनी है, पहले तो उसका कंटिन्यूइंग रेलेवेंस एस्टेब्लिश करना है और दूसरा ऑडिटर को चेक करना है कि सिग्निफिकेंट चेंज हुए या नहीं हुए। क्लियर। अगर ऑडिटर दोनों चीजें इंश्योर करता है तो ही ऑडिटर अपने प्रीवियस ऑडिट के डेटा को यूज कर सकता है। क्लियर। सिग्निफिकेंट चेंजेस के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जैसे डेफिशिएंट कंट्रोल एनवायरनमेंट, डेफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, चेंज इन पर्सनल, सिग्निफिकेंट मैनुअल इंटरवेंशन इन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल ऑटोमेटिक नहीं है, उसमें मैनुअल इंटरवेंशन क्या है, ज्यादा है। क्लियर। अगर ऐसे कोई सर्कमस्टेंस है तो ऑडिटर क्या करेगा, अपने प्रीवियस ऑडिट के डेटा को यूज नहीं करेगा, ऑडिटर करंट पीरियड में इंटरेस्ट कंट्रोल को क्या करेगा, टेस्ट करेगा। क्लियर। फिर ये बोलता है कि सर अगर कोई चेंज नहीं हुआ, राइट, अगर कोई चेंज नहीं हुआ है, अगर कंटिन्यूइंग रेलेवेंस पे अगर आप एस्टेब्लिश करते हो इन स्पाइट ऑफ बोथ ऑफ दिस, राइट, आपको हर 3 ऑडिट में आपको एक बार तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे कंट्रोल को टेस्ट करना पड़ेगा, राइट, और कुछ कंट्रोल को आपको करंट ऑडिट में टेस्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना मैंडेटरी, आपको हर 3 ऑडिट में एटलीस्ट एक बार तो सारे कंट्रोल को टेस्ट करना है। और ये क्या बोलता है कि कुछ कंट्रोल को आपको करंट ऑडिट में भी टेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर। फिर ये बोलता है कि सर
अगर मैटर किससे रिलेटेड है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, राइट। स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि मैटर किससे रिलेटेड है, सिग्निफिकेंट रिस्क पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जो रेलेवेंट कंट्रोल है, राइट, उससे जो रिलेटेड कंट्रोल है उसको भी चेक करना पड़ेगा करंट ऑडिट में। ध्यान रखना, जो सिग्निफिकेंट रिस्क से जो रिलेटेड कंट्रोल होते हैं तो ध्यान रखना उसको असेस करना तो मैंडेटरी है, पर ऑडिटर स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर आपको उस कंट्रोल को करंट ऑडिट में टेस्ट करना पड़ेगा, अपने प्रीवियस ऑडिट का डेटा यूज नहीं कर सकते। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना, क्लियर। फिर लास्ट में ऑडिटर क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा। लास्ट में ऑडिटर क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा कि क्या इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। उसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले तो देखेगा कि क्या सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर ने कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी जो इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाई करने से फेल हो गया था, राइट। ऑडिटर चेक करेगा कि कुछ सब्सटेंटिव प्रोसीजर ने मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी है जो इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाई करने में क्या हुआ था, फेल हुआ था। तो क्या एक इंडिकेशन तो नहीं है कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो इफेक्टिवली ऑपरेटर नहीं कर रहे, राइट। बट सेकंड चीज क्लैरिफिकेशन देता है, राइट। सेकंड चीज क्लैरिफिकेशन देता है कि नॉन डिटेक्शन ऑफ अ मिस स्टेटमेंट डज नॉट क्लैरिफाई दैट इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, क्लियर। मतलब अगर आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर ने कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं किया, राइट, आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर ने कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनल कंट्रोलर इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। फिर अपन बात करते हैं दूसरा जो प्रोसीजर था, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड बोलता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द असेस्ड आरओएमएम, राइट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द असेस्ड आरओएमएम आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किया था उसकी कुछ अपनी इन हैंडेड लिमिटेशन है, जिसके कारण स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द असेस्ड आरओएमएम आपको क्या करना है, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर तो परफॉर्म करने हैं, क्लियर। फिर ध्यान रखना सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में क्या क्या आएगा, तो एक तो आता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस। फिर स्टैंडर्ड बोलते हैं कि सर आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन को भी एज ए सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, राइट। एक्सटर्नल कंफर्मेशन को भी आप एज ए सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, पर परफॉर्म करने से पहले आपको कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, राइट। पहला तो थर्ड पार्टी का नॉलेज, थर्ड पार्टी की एबिलिटी और थर्ड पार्टी की ऑब्जेक्टिविटी, क्लियर। फिर ये बोलता है मैटर रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्लोजिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग हम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो हम दो चीजें करेंगे। पहला हम क्या करेंगे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको रिकंसाइल करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ में। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड बने हैं हम क्या करेंगे, उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ टैली करेंगे, उसको रिकंसाइल करेंगे, क्लियर। और जो क्लोजिंग जर्नल एंट्री पास होती है, राइट, जो क्लोजिंग जर्नल एंट्री हम पास करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, हम चेक करेंगे कि क्या वो सही है या नहीं, राइट। फिर बात आती है सिग्निफिकेंट रिस्क की। क्या अगर मैटर रिलेटेड टू है सिग्निफिकेंट रिस्क, तो ध्यान रखना ऑडिटर को सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना जरूरी है, क्लियर। ध्यान रखना एक तो देखना आपने क्या क्या किया है। सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में एक बार अपन सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। हमने को स्टैंडर्ड ने क्या बोला था कि सिग्निफिकेंट रिस्क है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड कंट्रोल को असेस करना पड़ेगा, क्लियर। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो ऑडिटर को उसके रिलेटेड कंट्रोल को टेस्ट भी करना पड़ेगा, क्लियर। अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सिग्निफिकेंट रिस्क है, राइट, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग सफिशिएंट जो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर है ऑडिटर को वो परफॉर्म करना पड़ेगा। और ऑडिटर को उस रिस्क को डील करने के लिए, ऑडिटर को सिग्निफिकेंट रिस्क को डील करने के लिए स्पेसिफिक रेस्पॉन्स डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक रेस्पॉन्स डिजाइन करना पड़ेगा। जैसा कि हमने 240 देखा था, फ्रॉड, फ्रॉड क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो हमने देखा था कि हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, स्पेसिफिक रेस्पॉन्स डिजाइन कर रहे थे फ्रॉड को डील करने के लिए, राइट। हमने देख फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, जब आप अपने सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे तो ध्यान रखना टेस्ट ऑफ डिटेल मैंडेटरी है। टेस्ट ऑफ डिटेल क्या है, मैंडेटरी। फिर बात आती है टाइमिंग ऑफ स्टेप कि कब आप ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि आप अगर आप इंटरिम डेट पे परफॉर्म कर रहे हो, राइट, अगर आप इंटरिम डेट पे परफॉर्म कर रहे हो तो आपको रिमेनिंग पीरियड के लिए, राइट, आपको रिमेनिंग पीरियड के लिए आपको सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर इन कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने पड़ेंगे, राइट। आपको रिमेनिंग पीरियड के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। पर अगर आपको लगता है कि हमने जो इंटरिम डेट पे हमने जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए वो इनफ है, राइट, हम उसी को जो हमने जो कंक्लूजन निकाला था हम उसी को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा कि ऑडिटर को ऐसा क्यों लगता है, क्लियर। ऑडिटर को ध्यान रखना रीजन देना पड़ेगा, राइट। फिर ये स्टैंडर्ड बोलता है कि ऑडिटर ने क्या किया है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी, राइट, कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी जो ऑडिटर ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, राइट, जो ऑडिटर ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जिसके रिगार्डिंग ऑडिटर ने रिस्क असेस नहीं करी थी या फिर लो रिस्क असेस करी थी, वहां पे ऑडिटर को क्या मिलती है, मिस स्टेटमेंट मिलती है। तो ऑडिटर फिर से क्या करेगा, अपनी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को चेक करेगा
कि क्या वो अप्रोप्रिएट है, और ऑडिटर चेक करेगा क्या मेरे को उसको रिवाइज करने की जरूरत है। और दूसरा ऑडिटर देखिएगा कि मेरे नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे इसका क्या इफेक्ट है। क्लियर? दोनों प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद, राइट, दोनों प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद ऑडिटर क्या चेक करेगा, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर चेक करेगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रेजेंटेशन है और जो उसकी डिस्क्लोजर है क्या वो AFRF के अकॉर्डिंग है या नहीं। क्लियर? अब हमने क्या किया था, हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया, तो ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि क्या ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है या नहीं मिले। ऑडिटर क्या इवेल्युएट करेगा कि क्या ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले है या नहीं मिले। तो ये कंक्लूजन करने से पहले, इवेल्युएट करने से पहले ऑडिटर फिर से चेक करेगा जो ऑडिटर ने रिस्क असेस करी थी, राइट, जो ऑडिटर ने रिस्क असेस करी थी क्या वो अभी भी एप्रोप्रिएट है या उसको चेंज करने की जरूरत है। अगर ऑडिटर को लगता है कि वो एप्रोप्रिएट है, राइट, अगर ऑडिटर को लगता है वो एप्रोप्रिएट है तो ऑडिटर क्या करेगा, अब अपने ऑडिट एविडेंस को इवेल्युएट करेगा कि क्या उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं या नहीं मिले। फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि सर अगर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले तो आप क्या करोगे, और नए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, राइट, आप क्या करोगे, नए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। पर वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते, राइट, प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी आपको एडिक्वेट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते, तो आप क्या करोगे, अपना ओपिनियन मॉडिफाई करोगे, या तो आप क्वालिफाई ओपिनियन दोगे या फिर क्या करोगे, डिस्क्लेमर दोगे। क्लियर? ध्यान रखना एडवर्स नहीं आ सकता क्योंकि हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले। चलिए, ऐसे 330 भी होता है पूरा। हमने क्या किया था, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन किए थे, परफॉर्म किए थे, फिर हमने एडजस्टमेंट लेवल के लिए किए थे, और फिर लास्ट में हमने क्या किया था, हमने ऑडिट एविडेंस को इवेल्युएट किया था कि क्या हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं या नहीं मिले। चलिए, थैंक यू।